दोस्तों क्लोज 44 बहुत टाइम से एक सिरदर्द बना हुआ है अकाउंटेंट के लिए। ऐसे में सीए इंस्टीट्यूट ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, आईसीएआई ने गाइडेंस नोट इशू किया है टैक्स ऑडिट के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर 22-23 और उसके बाद वाले असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये करीब 8 साल के बाद सीए इंस्टीट्यूट ने ये गाइडेंस नोट इशू किया है। इससे पहले लास्ट 2014 में इशू किया था 7th एडिशन। अब जो है वो 8th एडिशन है, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज 44 के बारे में क्लियर किया है। इसके पेज नंबर 255 पे आना आप, और यहाँ पे आपको क्लोज 44 के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट क्लियर कर रही है कि कैसे आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। क्योंकि ये क्लोज 44 जो है बहुत सारे अकाउंटेंट के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। यहाँ पे होता क्या है, आपको जीएसटी एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी है, उसका ब्रेकअप देना है कि रजिस्टर्ड पर्सन से जीएसटी एक्सपेंडिचर कितना है और नॉट रजिस्टर्ड पर्सन से कितना है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर किया उसमें से जीएसटी वाला एक्सपेंडिचर कितना है और नॉन जीएसटी वाला जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है उनसे कितना है, तो उसकी पूरी एक डिटेल देनी है। अब यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट क्लियर कर रही है कि देखो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी है ना, इसके लिए कोई प्रॉपर इस क्लोज में नहीं बोला गया कि कौन से नेचर का एक्सपेंस की डिटेल देनी है या कौन से हेड की डिटेल देनी है। मतलब नेचर वाइज या हेड वाइज जो डिटेल देनी है उसके बारे में बोला नहीं गया है आपको, जो ब्रेकअप देना है एक्सपेंडिचर का। एक बात का आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स के एक्सपेंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस के रूप में नहीं माने जाते हैं। अगर आपने पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स लिया है तो उसको भी आप इस क्लोज के अंदर नहीं दिखाओगे। तीसरा, ऐसी एक्टिविटी जो शेड्यूल 3 के अंदर है, ठीक है, जो कि सप्लाई नहीं मानी जाती, ना ही गुड्स की सप्लाई ना ही सर्विस की सप्लाई नहीं मानी जाती, उस तरह के एक्सपेंडिचर की भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। इसमें इस तरह के एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉई को सैलरी दी जा रही है, जो अपनी सर्विस वो एम्प्लॉयर को दे रहा है, तो उस केस में इस तरह के एक्सपेंसेस ना ही सप्लाई मानी जाएगी गुड्स की ना सर्विस की, और इस तरह के एक्सपेंसेस की डिटेल आपको इस क्लोज 44 के अंदर नहीं देना। बेसिकली इस क्लोज 44 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉलम है। पहले कॉलम में टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने किया, दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन से कितना किया और नॉट रजिस्टर्ड पर्सन से कितना किया, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनसे कितना किया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से किया है तो उसमें भी अलग अलग डिटेल है कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है उसमें एग्जाम्प्ट कौन सी है जीएसटी से, और कॉम्पोजिशन पर्सन से कौन सी इनवर्ट सप्लाई आपने रिसीव करी है, और इसके अलावा जो अदर रजिस्टर्ड पर्सन है उससे कितना एक्सपेंस किया आपने, टोटल पेमेंट आपने कितनी करी रजिस्टर्ड एंटिटी को, इसकी डिटेल देनी होती है। तो पहले पॉइंट में यहाँ पे आईसीएआई ये बोल रही है कि जो आपने एक्सपेंसेस रजिस्टर्ड पर्सन से किया है और ऐसी इनवर्ट सप्लाई जो एग्जाम्प्ट है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। इस वाले में देख सकते हैं, ये पहले वाले पॉइंट में। तो एग्जाम्प्ट सर्विसेज की डिटेल, मतलब कि ऐसे इनवर्ट सप्लाई की डिटेल जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल नहीं बना या टैक्स बनता नहीं है, नील रेटेड है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, उस तरह की आपको डिटेल यहाँ पे पहले कॉलम में देनी होती है। ये देखते हैं, ये वाले पहले कॉलम में रजिस्टर्ड पर्सन से जो एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पे गाइडेंस नोट के अंदर साफ साफ आईसीएआई बोलिए, देखो इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर कवर है इस तरह की कोई भी सप्लाई तो एग्जाम सप्लाई में आएंगे। ये सभी एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। उसके बाद अगले पॉइंट में बोलते हैं कि जो कॉम्पोजिशन पर्सन से लिया है, ठीक है, इनवर्ट सप्लाई, ऐसे इनवर्ट सप्लाई, ऐसे एक्सपेंस जो आपने कॉम्पोजिशन पर्सन से लिया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। ध्यान रखना 3-4 बातें। पहली बात कि कॉम्पोजिशन पर्सन जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता इनवॉइस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोजिशन पर्सन उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं कर सकता। तीसरा, कॉम्पोजिशन पर्सन बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, ना कि टैक्स इनवॉइस, और कॉम्पोजिशन पर्सन अपने इनवॉइस के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई भी मेंशन करेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना। अगर इस तरह का कोई भी एक्सपेंस है तो ये खुद ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उन सभी डीलर की डिटेल देनी होगी, उन सभी डीलर से जो आपने एक्सपेंस किया है रजिस्टर्ड डीलर से, जो कि ना ही कॉम्पोजिशन है और ना ही एग्जाम सप्लाई के अंदर कवर है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंस है आपके अदर रजिस्टर्ड एंटिटी से करी है आपने, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। लास्ट में देना होता है कि टोटल पेमेंट आपने कितनी करी। ये जो एक्सपेंसेस किया आपने रजिस्टर्ड पर्सन से, देखो ये है, यहाँ पे टोटल पेमेंट की डिटेल देनी होती है। पहला, एग्जाम सर्विस वाली कौन सी है, दूसरा कॉम्पोजिशन से कितनी है, और तीसरा अदर रजिस्टर्ड पर्सन से कितनी है। मतलब कॉम्पोजिशन और एग्जाम के अलावा कोई जो भी एक्सपेंस है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। टोटल पेमेंट कितनी करी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इन तीनों का जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए जितनी आपने पेमेंट करी है। इन बातों का भी ध्यान रखना है आपको। अगला आता है एक्सपेंडिचर, जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर्सन से करी है आपने, तो उसकी डिटेल देनी होगी। ऐसे एक्सपेंडिचर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है पर्सन, उनसे अगर आपने करी है तो उसकी आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी होगी।
तो उसके लिए दोस्तों एक प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट भी बता रही है आईसीआई कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। एक्सपेंडिचर का हेड क्या है, नेम ऑफ एंटिटी क्या है, जीएसटी नंबर क्या है एंटिटी का, वैल्यू क्या है जो कि एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ है। दूसरा, इनपुट एज क्रेडिट उस एक्सपेंस के ऊपर लिया है, आईटीसी क्या है, टोटल पेमेंट कितनी कर दी, रीज़न क्या है नील जीएसटी रेट का, अगर नील जीएसटी है तो रीज़न क्या है, उसके बाद रिमार्क। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को हमने यहाँ पे एक्सेल में भी बना रखा है, देख सकते हैं ये है एक्सेल में। इस फॉर्मेट का यूज़ करके आप इस ब्रेकअप को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट में हमने तैयार कर रखा है। एक्सपेंडिचर हेड है, दूसरा एंटिटी का नाम, जीएसटी नंबर उसका, कितना इसके ऊपर आईटीसी लिया, अमाउंट कितना पे किया एंटिटी को, रीज़न क्या है नील जीएसटी का, यहाँ रिमार्क। ये लिख के आप इस ब्रेकअप को बना सकते हैं यहाँ पे, जिससे आप क्लोज 44 को ईजिली भर सकते हैं। इसका यूज़ करके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइडेंस नोट को इशू करके आईसीआई ने क्लियर कर दिया है कि आपको किस प्रकार से क्लोज 44 को भरना है, किस तरह से डिटेल आपको इसकी देनी है। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जाइए और इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कीजिए और अपने क्लोज 44 को ईजिली प्रिपेयर कीजिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।